जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे देश के विषय में। आज बात करेंगे हमारे देश को साधन संपन्न किस प्रकार से बनाया जा सकता है। हमारे देश को पूरी तरह से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रिलायंट, किस प्रकार से बनाया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी जो विषय रखा था, वो जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो फंड की बात हुई, वह भी इसी दृष्टिकोण से हुई कि देश को साधन संपन्न किस प्रकार से बनाया जाए, देश में जो निर्माण है वह खुद कैसे किया जाए और अपने आप पर स्वनिर्भर देश कैसे हो। पूर्णतः मैं आरंभ करूंगा एक ऐसे व्यक्ति के संवाद से जिसकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, और उसने जो कहा था वो हिंदुस्तान के विरोध में ही एक तरह से कहा था, लेकिन कोट वहां करूंगा क्योंकि वो विरोध में भी हमारी पॉजिटिविटी दिखती थी। कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था भारत के विलेजेस के बारे में, भारत के गांवों के विषय में, और उसमें उन्होंने एक तरह से कहा था कि जो भारत के गांव हैं उन्होंने निंदा की थी, लेकिन उस निंदा में भी आप सोचिए कि भारत के सशक्तिकरण दिखता था कि उन्होंने कहा था कि भारत के कई ऐसे हजारों गांव हैं जो हजारों सालों से पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। वे अपने आप में एक स्ट्रक्चर है और वहीं पर वो स्ट्रक्चर जो है अपने आप में ही पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र चलता रहता है। उनकी जो नेसेसिटीज होती हैं, जो उनकी जरूरतें होती हैं, वहीं से पूर्ण हो जाती हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो ये कहा था, चाहे उन्होंने निंदक के रूप में कहा था, लेकिन आप ये समझिए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आज भी गांवों की स्थिति जो रही इस कोरोना के युग में, जब दुनिया बंद है, शहरों ने ज्यादा मार झेली, शहरों के लोगों को ज्यादा चीजों का अभाव रहा ग्रामीण आंचल के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रामीण आंचल की जो अर्थव्यवस्था है आज भी स्वनिर्भर है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे जो कृषि है, कृषि का ये बात सच है कि 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है केवल, लेकिन यदि आप एमएसएमई को मिला लें तो अधिकांश एमएसएमई की संख्या ग्रामीण आंचल में ज्यादा होती है बनिस्बत शहरी आंचल के। तो आप यदि उस एमएसएमई को मिलाकर देखें तो ग्रामीण आंचल लगभग 40 से 45% हमारी जीडीपी को सहयोग करता है। अब विषय एक हमने देखा कि हमारी जो लेबर है, जो हमारा मजदूर है, कितना मजबूर है और किस प्रकार से मजदूर पलायन करता है। जो पलायन करता है, हमको इसके विषय पे भी सोचना होगा और एक रूपरेखा बनानी होगी, और इस प्रकार से रूपरेखा बनानी होगी कि ये जो कोरोना का महासंकट आया, यह एक युग परिवर्तन की बेला में हम उसको परिवर्तित कर दें कि अब एक युग परिवर्तन हम किस प्रकार से करें। कल मेरा संवाद हो रहा था और मैंने उस संवाद को YouTube पे भी डाला था, आपने देखा हो यदि तो, आप में से कई लोगों ने देखा भी है। मिस्टर एलेक्सी हैं, वह ब्रिक्स फोरम जो है, जो 5 देशों का बना हुआ है, और उसके इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उनसे जब मेरा संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हम जो दुनिया की शिफ्ट हो रही है, पहले जो मानव सब कुछ काम करता था उससे हम मैकेनिकलाइजेशन पे गए, और अब जो परिवर्तन है उस परिवर्तन की प्रोसेस को रैपिड कर देगा ये कोरोना संकट डिजिटलाइजेशन का। मतलब हम मानवीकरण से मशीनीकरण पर गए और मशीनीकरण से अब डिजिटलाइजेशन पर जा रहे हैं। और जब डिजिटलाइजेशन का युग चेंज होगा, देखिए जब भी युग परिवर्तन हुआ, आप देखिए कि पिछली सदी में जब युग परिवर्तन हुआ, जब ह्यूमन लेबर से हम मशीनी लेबर पर गए, तो बहुत सारे दुनिया भर में आर्थिक संकट आरंभ हुए, नौकरियों के संकट भी आरंभ हुए। उसी प्रकार से यदि हम अब मशीनीकरण से दुनिया का रुख बदलता है, तो जो दिख रहा है वो ये गति बढ़ जाएगी अब डिजिटलाइजेशन का, तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, बहुत सारे रोजगारों की समस्याएं भी आएंगी। लेकिन हम इस युग परिवर्तन को अपने लिए अब उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछला युग परिवर्तन था, जो ह्यूमन लेबर से मशीनीकरण पे गया था, उस समय तो हम गुलाम थे, तो हमारा इतना से भी नहीं था, हम इतने आत्मनिर्भर भी नहीं थे। लेकिन ये यदि युग परिवर्तन की जो बेला होगी उसका हम सदुपयोग सही समय पर कर ले, तो हम भारत को
विश्व गुरु बना सकते हैं, हम अपनी प्रगति को कई गुना ज्यादा रफ्तार दे सकते हैं। अब मेरा जो उस पर सोच है, और डेफिनेटली मैं प्रदेश की सरकार को भी दूंगा, ये मैं प्रदेश की सरकार को ये बातें लिखित में पूरा फॉर्मेट बना के दूंगा कि मेरा जो इस पर विचार जाता है कि हमने देखा कि मजदूर जो पलायन करते हैं वो पलायन कहाँ करते हैं, ग्रामीण आंचल से, सब मध्य प्रदेश से भी करते हैं, कम करते हैं, स्पेशली बिहार से करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश से करते हैं, और ये डीप इंटीरियर से करते हैं महानगरों की तरफ रोजगार के लिए। और ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री नहीं है। यदि प्रदेश की सरकारें, किसी भी प्रदेश की हो, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा कि वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या किसी और की हो, प्रदेशों की सरकारें जिलों का चयन करें कि किन जिलों से ज्यादा माइग्रेशन ऑफ लेबर होता है, और उन जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक क्लस्टर का डेवलपमेंट किया जाए। किस प्रकार से किया जाए कि वहां पर कनेक्टिविटी सबसे पहले की जाए। वहां पर देखिए, लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वैसे क्षेत्र विशेष में आप वहां पर स्पेशल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद सब्सिडीज और अच्छी सब्सिडीज के साथ उसको डेवलप करें, और उसकी कनेक्टिविटी रेलवे से ढंग से हो कि वो क्षेत्र विशेष रेलवे से कनेक्टेड हो, ताकि उसका जो सामान है वो इनलैंड भी जा सके और आउटलैंड जाने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो सके। तो इससे क्या होगा, जब वहां पर हम स्पेशल कॉरिडोर बनाते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, तो वह इंडस्ट्री फायदा लेने के नाम पर, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी में उसमें सब्सिडी दें, चाहे आप उसमें लैंड की सब्सिडी दें, तो इंडस्ट्री का निवेश जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों में होगा जहां का मजदूर मजबूर है कि बड़े शहर में जाए, वहां की गंदी आबो हवा में जिए, और एक तरह से जिन घरों में रहता है ना, मैं कहता हूं कि इन घरों में, इन बस्तियों में, चाहे वह बंबई के स्लम्स हो या दिल्ली के स्लम्स हो या फिर कोई भी महानगर के स्लम्स हो जिसमें वो किराए का घर लेता है, मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि कई सालों से जिंदा लाशें यहां किराया देती हैं, क्योंकि वो स्थिति ही वैसी है जिसमें वो लोग जीते हैं। और हमारे मित्र कह रहे हैं अमूल मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है वो बिजनेस का, कि कोऑपरेटिव, जिस तरह से कोऑपरेटिव ने काम किया। लेकिन मैं कहता हूं, सिर्फ मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब आपसे संवाद करता हूं मैं पॉलिटिकल संवाद नहीं कर रहा हूं। कोऑपरेटिव के साथ समस्या ये हुई, और विशेषकर महाराष्ट्र विशेष में जो देखी गई कि जो नेताओं का हस्तक्षेप होता है और उसके बाद वहां पर जो काम खराब होते हैं, वह गलत है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत अच्छा है, मॉडल है, यदि, लेकिन उसके लिए इनिशिएशन की जरूरत है कि ग्रामीण लोग खुद अपनी कोऑपरेटिव्स का निर्माण करें। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी हो सकती है, और मैं प्रदेश की सरकार से इस विषय में बात भी करूंगा। ये लॉकडाउन खत्म होने दे, आप कह सकते हैं कि पिछली सरकार में आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा अध्ययन उस विषय पर नहीं था, इसलिए नहीं किया। पिछली सरकार में कुछ विषयों पर किया था, वो काम भी होता हुआ दिखा। वापस से मैं मध्य प्रदेश की सरकार से करूंगा इस विषय पे बात, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि हम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दें। छोटे छोटे जो खेत हैं, किसी के पास आधा बीघा जमीन है, किसी के पास 2.5 बीघा जमीन है, इन सब की छोटे छोटे, केवल उसमें एक श्रृंखला बनाएं और उसमें एक कैपिंग रखें कि 20 बीघे से ज्यादा का व्यक्ति इस कोऑपरेटिव में शामिल नहीं हो सकता। तो छोटे जो लैंड होल्डिंग्स है वे मिलकर एक बड़ा फार्म बनाए, और बड़े फार्म में उत्पादन उस चीज का करें जिसके जो कैश रेवेन्यू दे और अच्छा उत्पादन दे सके। देखिए, एक चीज है कि हमको जब वो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हो तो हम उसको साइंटिफिक अप्रोच पर ले जाएं। किस प्रकार से ले जा सकते हैं कि हम क्रॉप पैटर्न जहां चेंज करना हो उस कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे 500 फार्मर्स, 500 बहुत गरीब फार्मर्स, आधा बीघा 1 बीघा जमीन वाला है, अब जब वो कोऑपरेटिव बनाकर एक कलेक्टिव फार्मिंग शुरू करे, तब सरकार उसकी मदद कर सकती है कि हाँ, ये 500 लोग हैं, इनको शिक्षा कैसी दी जाए कि वे साइंटिफिक अप्रोच के साथ क्रॉप पैटर्न अपना चेंज करें, आबो हवा के साथ, पानी की उपलब्धि के साथ किस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ लोग हैं, मैं नाम देने में भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी, जो इजरायली दूतावास में
हमारे एक मित्र हैं जो एग्रीकल्चर का काम देखते हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर, और प्रदेश सरकार की उनसे भी चर्चा करवाएंगे। ही इज एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, तो विशेषकर उन जगहों के लिए बात करेंगे हम जहां पर पानी कम हो, जहां पर मिट्टी, जैसे मध्य प्रदेश का आगर हुआ, हमारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश का भी इतना बड़ा व्यापक एरिया है जहां पानी की कमी होती है। तो हम उनसे वहां बात करेंगे कि आप हमको बताएं कि आपने कैसे कृषि करी। लेकिन जब कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा कोऑपरेटिव के माध्यम से, कि हमने छोटे छोटे फार्मर्स को मिलाकर 1000 बीघे का क्षेत्र बना लिया, 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र बना लिया, अब उसमें जो फार्मिंग होगी वह फार्मिंग पहले से ही इंडस्ट्री के साथ टाई अप करे, कि इंडस्ट्री वाला खुद आएगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं, केवल उदाहरण मात्र के लिए, सोयाबीन बोया, सोयाबीन के जो बड़े प्लांट्स है जो अच्छी हमको कीमत दे सके फार्मर्स को, वो खुद वहीं पर आ जाए अपने उस क्षेत्र में आकर, कि उस जो कोऑपरेटिव है फार्म का, वहां पर खुद इंडस्ट्री आए, उनका उत्पादन उठाकर लेके जाए और कोऑपरेटिव समिति को पैसा दे और कोऑपरेटिव समिति उसका पैसे का वितरण करे। तो ये छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए बहुत आसान होगा। फिर उसको लागत कमी होगी कैसे? क्योंकि यदि आप 1000 एकड़ के ऊपर इंडस्ट्रियल लेवल पर आप कृषि करते हैं तो उसमें जो खर्च आएगा वो कंपेरेटिवली कम आएगा, बनिस्बत इसके कि इंडिविजुअली छोटा किसान बैल से हल हाँकता है, उसमें श्रम का मूल्य उसको नहीं मिलता। तो ये हमको करना है। प्लस लोकल इंडस्ट्री का, जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्लस्टर डेवलप करने का, कि जिन जगहों पर मजदूर पैदा होता है ज्यादा, और मैं पैदा होता शब्द बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, उसको भी रोकना होगा, उसकी पैदावार को। मजदूर क्यों मजदूर बनता है, हमको इस पे विचार करना होगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी किसी त्रासदी को समझना हो तो आप अंक को मत समझे कि इतने लाख है, इतने करोड़ है, इतने हजार है। आप अंक जाएंगे, अंक को जब भी देखेंगे आप उसके अंदर का मनोभाव, उसके अंदर की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे कि मजदूर क्यों पैदा होता है या गरीब क्यों पैदा होता है, उस परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। आप चेहरों को देखें, आप नंबर्स को मत देखें। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा 8वीं क्लास के बाद जो ड्रॉप आउट होता है वो बिहार में होता है। लगभग 40% बच्चे 8वीं के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि 8वीं तक तो उनको मिड डे मील मिलता है, इसलिए भी आते होंगे। उसके बाद 8वीं के बाद उनका शरीर इतना बन जाता है, डेवलप हो जाता है कि 2 जून की रोटी के लिए माँ बाप उसको श्रम बिल लगा देता है। अब दूसरा विषय ये आता है कि इसको हम अवॉइड कैसे किया जाए। इसको अवॉइड ऐसे ही होगा कि जब कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आधा बीघे 1 बीघे के जमीन का व्यक्ति जो था, जो लेबर, चीप लेबर बन गया था, वो कोऑपरेटिव लेबर की तरह मालिक बन के काम करेगा। जिस तरह से हमारे मित्र ने अभी अमूल की बात की, उसी मॉडल के ऊपर वो हो सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्री जब उसके क्षेत्र विशेष में आएगी तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसके पिता की, उसकी माता की आमदनी बढ़ेगी, ताकि वो बच्चा जो है वह 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। और जब वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा तो फिर वो मजदूर नहीं बनेगा, वह एक आपके मेरे जैसा नॉर्मल सिटीजन बनने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मजदूर बनता नहीं, पैदा किया जाता है, और स्थिति परिस्थिति पैदा करती है। इसलिए उसकी आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज हमने जब पलायन देखा तो हम मजदूर की बात कर रहे हैं। कुछ थोड़े हर साल में आप देखना, हर साल टीवी मीडिया पर एक बहस चलती है प्याज की कीमतों की, लेकिन उसके बीच में कोई ये बात नहीं करता कि क्रॉप रोटेशन हम कर लें। समाधान इस तरह से नहीं होता है कि एक समस्या सामने आई, केवल उस पर चर्चा करते रहे, उस पर खूब राजनीतिक बहसबाजी हो, उससे अर्थ नहीं निकलना है। अर्थ निकलना है, समाधान निकलना है। आपको ब्रॉड कैनवस के ऊपर पिक्चर पेंट करनी है कि लॉन्ग टर्म विजन क्या होना है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सही कहा कि ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ये कुटीर उद्योग, एमएसएमई, इनके लिए, सबसे छोटे सेक्टर के लिए जाएगा। आप देखिए कि एमएसएमई जितनों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कितनों का एम्प्लॉयमेंट देता है, वह जो है कॉर्पोरेट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई देता है हमारा। तो इनके लिए हमको आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, एक और चीज हमको आरंभ करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप ग्लोबल कम्युनिटी से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, आइडियाज आते हैं। जैसे कल जो मुझे आया रात में, वो मैं आज बात कर रहा हूं
जब मैंने ब्रिक्स फोरम के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि डिजिटल एज का प्रारंभ हो चुका है। अब डिजिटल युग का यदि प्रारंभ हुआ है तो आपको यह मान के चलिए कि हमने बचपन में सुना था एडल्ट एजुकेशन को हमारी सरकारें प्रोत्साहित करती थी, अब हमको डिजिटल एडल्ट एजुकेशन को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि शक्ति वहीं पर है। शक्ति का केंद्र डिजिटलाइजेशन से ही होना है, डिजिटल इंडिया से और डिजिटल वर्ल्ड से होना है। तो हमको हमारे लोगों को, हमारे पॉपुलेशन को डिजिटल एजुकेशन भी देनी है। एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न को जहां चेंज करना है वह करना है। और मैं मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर पूरा समय लेके बात करूंगा और यदि वे अनुमति देंगे तो मैं इस पर स्वयं भी काम करूंगा कि किस प्रकार से हम कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। कॉर्पोरेट जैसे अमूल का कॉर्पोरेट बना, इस प्रकार की हम कॉर्पोरेट बना के, कॉर्पोरेट नहीं बोल रहा हूं मैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सॉरी, कोऑपरेटिव फार्मिंग करें कि छोटे छोटे किसान छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्रफल निर्माण किए और उसका टाई अप पहले से इंडस्ट्री से हो, उसका बीमा जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो कि यदि मौसम की मार आती है तो जो है इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन का रेट मिलता है वह उसको प्राप्त हो। इसके ऊपर आप लोग भी और भी सुझाव दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये लॉकडाउन समाप्त होने दे, मैं इन दो चीजों के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन, ऐसी जगहों पर जहां मजदूर पैदा होता है, नंबर 1, और इस प्रकार की फार्मिंग जिसके अंदर छोटे छोटे सेक्टर्स को जोड़कर कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम किस तरह से प्रोत्साहित करें, और वहीं पर पहले से उसका सरकारी जो तंत्र है वही उतने बड़े कोऑपरेटिव फार्म 1000-2000 बीघे एकड़ का, उसमें क्या उगाना है पहले से इंडस्ट्री से टाई अप करे। उसका 25% राशि जो है 10%, 20%, 25% पहले से उस कोऑपरेटिव को मिले जो किसान को बांटेगा, और उसके बाद उसका जो बीमा हो इंडस्ट्रियल स्केल पर हो। तो आपके भी जो सुझाव है मुझे दें, मैं इस दिशा में काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।